मैंने एक अनाथ लड़की से शादी की थी। उसकी 14 साल की बहन भी थी। पत्नी के साथ उसकी बहन भी विदा होकर चली आई थी। मेरी पत्नी की बड़ी बहन बड़ी अजीब सी थी। वो हर समय डरी सहमी सी रहती और अपनी बहन के साथ चिपकी रहती। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। मैंने सोचा था कि उससे तो जान छुड़वा कर ही रहूंगा। एक दिन मैंने गुस्से में अपनी पत्नी की बहन को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और जब मैं वहां पहुंचा तो दंग रह गया, क्योंकि वहां तो अपनी शादी की रात जब मैं कमरे में आया तो बहुत खुश था। मैंने मुंह दिखाने के लिए एक कीमती गिफ्ट खरीदा था, लेकिन एक प्यारा भरा उपहार भी लिया था। मैं एक गजरा खरीद लाया था, क्योंकि मुझे पता था कि लड़कियां ऐसे उपहार पाकर खुश हो जाती हैं। जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैं चौंक गया। सामने का नज़ारा बहुत हैरान करने वाला था। मेरी पत्नी की 14 साल की बहन उसके साथ चिपक कर बैठी हुई थी और लगातार रो रही थी। ये रोना कोई सामान्य रोना नहीं था, वो तो लगातार रोए जा रही थी। मुझे देखकर मेरी पत्नी परेशान हो गई थी। उसने अपनी बहन को डांट कर चुप करवा दिया था। मैं आगे बढ़ा और बोला, शिल्पा क्या हुआ इस बच्ची को? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? शिल्पा कहने लगी, हाँ जी ठीक है, ये तो बस ये सोचकर परेशान है कि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ तो इसका क्या होगा। मेरा मन दुखी हो गया था। मैंने आगे बढ़कर ऋचा के सिर पर हाथ रखा और कहा कि तुम चिंता मत करो। अगर तुम शिल्पा की बहन हो तो तुम मेरी भी बहन हो। तुम हमारे साथ इसी घर में रहोगी। शिल्पा, तुमने ये बात ऋचा को नहीं बताई थी क्या? उसने कहा, मयंक मैं इसको बता चुकी हूँ, लेकिन बच्ची है ना, इसलिए इसे ये बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे जैसे समय बीतेगा तो अपने आप समझ जाएगी। मैंने सर हिलाया तो शिल्पा डरते डरते बोली, मयंक एक बात कहूँ? मैं मुस्कुराकर बोला, शिल्पा तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे एकदम से झटका लग गया था। वो बोली, मयंक क्या मैं ऋचा को अपने साथ सुला लूँ? जब तक ये संभल नहीं जाती तब तक मेरे साथ सो जाया करे। ये माँ पिताजी के देहांत के बाद बहुत अजीब हो गई है। ज़रा ज़रा सी बात की टेंशन लेकर बीमार पड़ जाती है। मेरी अभी नई नई शादी हुई है, मैं कहाँ अस्पताल के चक्कर लगाती फिरूंगी। मैं शिल्पा की बात समझ गया था। मैंने कहा, ठीक है शिल्पा, तुम दोनों भी बहनें इस कमरे में सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। शिल्पा उठकर मेरे पास आई और बोली, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरी आपसे विनती है कि आप घर में किसी को पता ना चलने दीजिएगा कि आप दूसरे कमरे में सो रहे हैं। आप चिंता न करें, जल्द ही ऋचा इस घर से परिचित हो जाएगी और फिर अपनी जिद छोड़ देगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, शिल्पा तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हालात समझता हूँ। वैसे भी मेहमान कल तक वापस लौट जाएंगे, फिर हम तीनों ही तो इस घर में रह जाएंगे। इतना कहकर मैंने डरी सहमी सी ऋचा की तरफ देखा और बाहर चला गया। मैं शिल्पा को तो तसल्ली दे आया था, मगर खुद को तसल्ली कैसे देता? मेरे मन में बार बार यही आ रहा था कि क्या ऋचा इसी तरह हमेशा मेरी खुशियों के बीच बाधा बनी रहेगी? मैंने भलाई करके अपना ही नुकसान तो नहीं कर डाला, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करके अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को निकाल डाला। मैं जानता था कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, वो स्वीकार नहीं करते कि उनका कोई अपना किसी और से बात भी करे। इसलिए मैं ऋचा का बहुत ख्याल रखने लगा था। वो एक मासूम सी डरी सहमी सी लड़की थी। वैसे भी मुझे ऐसे बच्चों पर बड़ी दया आती थी और ये सोचकर मन चिंतित हो जाता था कि ऋचा ने ना जाने अपनी जिंदगी में क्या क्या सहा है जो वो ऐसी बन गई है। ऋचा की तुलना में शिल्पा का व्यक्तित्व बेहद शानदार था। वो आत्मविश्वास से भरपूर थी, जिंदगी के उतार चढ़ाव का मुस्कुराकर मुकाबला करती थी। हमारी शादी को पूरा एक हफ्ता हो गया था, लेकिन ऋचा अभी भी शिल्पा के साथ ही सोती थी और मैं दूसरे कमरे में पड़ा रहता था। मैं कुछ दिन रुककर ऋचा के लिए एक स्कूल बैग लेकर आ गया। किताबें तो नहीं लाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो किस कक्षा में पढ़ती थी। जब मैं घर पहुंचा तो शिल्पा घर के कामों में व्यस्त थी, जबकि ऋचा पलंग पर बैठकर अपनी बहन को देख रही थी। मैंने जोर से नमस्ते किया और चेहरे पर मुस्कान लेकर ऋचा के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। जब शिल्पा ने मुझे देखा तो दौड़कर मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर चिंता के भाव झलक रहे थे। मैंने उसे अनदेखा किया और ऋचा से बातें करने लगा और बोला, ऋचा देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। ऋचा मुझे देखकर रोने लगी और भागकर अपनी बहन के पीछे जाकर छुप गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। वो हमेशा अपने आप को इस तरह क्यों छुपाती रहती है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जब मुझे अपने क्यों का जवाब मिलेगा तो मुझे कितना बड़ा झटका लगेगा और मेरा पूरा व्यक्तित्व हिलकर रह जाएगा। मैं उठ खड़ा हुआ और बोला, ऋचा बेटी इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर ऋचा डरने लगी थी। मैंने सवालिया नज़रों से शिल्पा की तरफ देखा तो वो मुझे बहुत गुस्से में लग रही थी। वो बोली, मयंक आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मेरी बहन से दूर रहें। आप मेरे पति हैं, लेकिन ऋचा के लिए गैर मर्द है ना, इसलिए आप उसे आवाज़ ना दिया करें। मुझे शिल्पा की बात बहुत बुरी लगी थी। मैं तो ऋचा को अपनी छोटी बहन समझने लगा था, लेकिन शिल्पा का व्यवहार बहुत परेशान करने वाला था। मुझे भी गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, शिल्पा अगर तुम्हें अपने और गैर का इतना ही ख्याल है तो तुम अपनी बहन को एक गैर मर्द के घर लाई ही क्यों? इतना कहकर मैं दरवाज़ा जोर से बंद करके घर से बाहर चला गया था।
मुझे रह रहकर अपने किए गए व्यवहार पर शर्मिंदगी हो रही थी। रिचा मुझ पर जबरदस्ती तो थोपी नहीं गई थी ना। जो मैं शिल्पा को ऐसे ताने देने लगा था वो तो मेरी पूर्ण सहमति से घर आई थी। घर में हम सिर्फ 3 लोग ही तो थे। इससे पहले घर में खामोशी और सन्नाटे का राज था। मेरे माँ बाप का 1 साल पहले ही देहांत हो गया था। उनके गुजर जाने के बाद जिंदगी ने मुझे कड़ी धूप में लाकर खड़ा कर दिया था। घर की सारी जिम्मेदारी भी मुझ पर थी। मैं कुंवारा था और घर में अकेला ही रहता था, इसलिए कोई काम वाली भी मेरे घर पे काम करने के लिए राजी नहीं होती थी। तो मेरे दोस्त ने शादी का सुझाव दिया, इसलिए मैंने अपनी रिश्ते की जिम्मेदारी भी उसी पर डाल दी थी। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसके परिचितों में एक अनाथ लड़की है जो दहेज में सिर्फ पुण्य ही लाएगी। मैं हैरान हो गया और बोला, किस तरह का पुण्य? उसने बताया कि शिल्पा एक छोटी बहन के साथ घर आ जाएगी। तुम उसकी पढ़ाई लिखाई खाने पीने पर जितना भी पैसा लगाओगे वो पुण्य के तौर पर तुम्हें मिल जाएगा। फिर लड़कियों का जवान होते हुए समय कितना लगता है, उसकी शादी करके विदा कर देना। मैं खुले दिल से तैयार हो गया था क्योंकि मैं भगवान की कृपा से इतना कमाता था कि आसानी से उसका खर्चा उठा सकता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि रिचा एक अजीब तरह की बच्ची होगी कि मेरे गले की ऐसी हड्डी बन जाएगी जो ना तो उगली जा सकेगी ना तो निगली जा सकेगी। लेकिन मैंने कुछ दिन और धैर्य रखने का फैसला किया और मैंने तय किया कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले देखूंगा कि रिचा के व्यवहार में सुधार होता है या नहीं। देर रात जब मैं घर लौटा तो मैंने होटल से खाना भी ले लिया था। मैं जानता था कि शिल्पा मुझसे बहुत नाराज होगी और मैं उसकी नाराजगी दूर करना चाहता था। मैं घर के दरवाजे पर खड़ा था, तभी मेरे कानों में रिचा की आवाज गूंजी थी। वो कह रही थी, शिल्पा, क्या अब तुम्हारी तलाक हो जाएगी? तुम मेरे साथ वापस चली जाओगी जहां सिर्फ तुम और मैं रहेंगे, किसी तीसरे की मौजूदगी बर्दाश्त ही नहीं करनी पड़ेगी। तो शिल्पा एकदम गुस्से से में बोली, रिचा, अपनी बकवास बंद करो। तभी रिचा की हंसी की आवाज आई थी। फिर वो बोली, अब तो घर में तुम्हारा खड़ूस पति नहीं है, अब तो मुझे मेरे असली नाम से पुकारो। रिचा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था। क्या रिचा का कोई और नाम भी था जो मुझसे छुपाया गया था? लेकिन क्यों? मेरे दिमाग में अब इतने क्यों जमा हो गए थे कि अब मुझे घुटन होने लगी थी। मैंने दरवाजा खोला और घर में दाखिल हुआ तो शिल्पा ने मुझे देखा तो दौड़कर मेरे पास आई और बोली, मयंक, आप कहाँ थे? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। मुझे ये देखकर खुशी हुई थी कि शिल्पा के चेहरे पर नाराजगी का नामो निशान नहीं था। हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि रिचा एक बार फिर से रोने लगी थी। शिल्पा, तुम इससे बात मत करो, ये मुझे गुस्से से देखता है। तुम्हारा पति गंदा है। शिल्पा ने शक की नजरों से मेरी ओर देखा। मैंने अपनी सफाई दी और कहा, क्यों रिचा बच्चे, मैं आपको आपको क्यों घूरने लगा? शिल्पा बोली, मयंक, मैंने कहा भी था कि आप मेरी बहन से बात मत किया करें। इतना कहकर वो रिचा का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और मैं आंगन में अपना समूह लेकर खड़ा रह गया था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मैं तो इस सबको रिचा का बचपना समझ बैठा था, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही थी। मेरे दिल में शक का बीज उग चुका था और मैंने सोच लिया था कि अगर मैं शिल्पा के साथ सख्ती करूंगा तो वो खुद ही अपना राज उगल देगी। सुबह शिल्पा रोज की तरह नाश्ता बना रही थी, तभी अचानक रुक गई और बोली, मयंक, तुम रिचा के लिए स्कूल बैग क्यों लाए थे? मैं शिल्पा के कल के व्यवहार से थोड़ा दुखी था, इसलिए छोटा सा जवाब देते हुए कहा, मैं चाहता था कि रिचा अपनी पढ़ाई जारी रखे। शिल्पा ने हंसते हुए कहा, कौन सी पढ़ाई? रिचा ने तो स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। उसे पढ़ाई से कोई लगाव नहीं था, इसलिए हमने उसका स्कूल में एडमिशन ही नहीं करवाया था। मुझे शिल्पा की बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन क्योंकि मेरा मूड पहले से ही खराब था, इसलिए मैं किसी तरह की बहस में पड़ना नहीं चाहता था। मैंने अपना नाश्ता खत्म किया और ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन रिचा की मौजूदगी मुझे खटक रही थी। उसकी अजीबोगरीब हरकतें, मुझे देखते ही रोने लगना और फिर मेरे और शिल्पा के तलाक पर खुश होना, ये सब क्या था? रिचा कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी, वो पूरे 14 साल की थी। इस उम्र में तो लड़कियां बहुत समझदार और होशियार होती हैं। यकीनन ये मामला उतना सीधा नहीं था जितना मुझे लग रहा था। शाम को रिचा ने मुझे गुस्सा दिलाने की पूरी तैयारी करके रखी थी। मुझे देखकर वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। मैं शिल्पा से बात करने लगा तो वो उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। थोड़ी देर बाद शिल्पा कमरे से बाहर निकली और बोली, मयंक, आप खाना खाकर अपने कमरे में चले जाइए तो हम दोनों बहनें भी आकर खाना खा लें। रिचा जिद कर रही है कि आप जब तक बाहर बैठे हैं वो तब तक बाहर नहीं निकलेगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैंने खुद पर काबू किया और बोला, ठीक है रिचा, बाद में खाना खा लेगी, कम से कम तुम तो मेरे साथ आकर बैठो, तुम तो मेरे साथ खाना खाओ। शिल्पा के जवाब ने मेरे अंदर आग लगा दी थी। वो बोली, मयंक, आपको तो पता है ना कि रिचा कितनी जिद्दी है, घर में तूफान खड़ा कर देगी, इसलिए आप मेरी विनती स्वीकार करें। इतना कहकर शिल्पा कमरे में चली गई थी। अब मैं और अपने आपे से बाहर हो चुका था। मैं खुद पर काबू ना पा सका और कमरे की तरफ बढ़ा। शिल्पा की आवाज आ रही थी, वो रिचा को कोस रही थी। वो कह रही थी, रिचा, काश माँ पिताजी के साथ तुम भी मर जाती, कम से कम मेरी जिंदगी तो नर्क ना बनती, ना जाने तो मेरे किस गुनाह की सजा हो। मैं दरवाजा खोलकर अंदर चला गया तो रिचा को कलाई से पकड़कर बाहर खींचता हुआ लेकर आ गया था।
शिल्पा भी हैरान रह गई थी। वो हमारे पीछे भागी थी। वो बोली, मयंक आप ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरी बहन को, आप होश में तो हो? सच तो ये था कि मैं बिल्कुल भी होश में नहीं था। अगर मैं होश में होता तो क्या ये सब करता? मैंने ऋचा को एक अलग कमरे में बंद कर दिया था और शिल्पा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आ गया था। मैं बोला, आप मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारी बहन ये सब क्यों करती है? शिल्पा का चेहरा पीला पड़ गया था। वो लगातार रोए जा रही थी। वो बोली, आपको भगवान की सौगंध, मयंक मेरी बहन को छोड़ दो। वो बहुत कमजोर दिल की है। वो डर के मारे मर जाएगी। वो मेरे बिना एक रात तो क्या एक पल भी नहीं गुजार सकती। मैं चिल्लाकर बोला, क्यों? आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ के बिना रह लेते हैं। ये किस तरह का बहनचारा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारा साया ही बन गई है? मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं अब ये बस सब बर्दाश्त करूंगा। मैंने शिल्पा की ओर घूर कर देखा और कहा, तुम अपना ये रोना धोना बंद करो। लेकिन उसका रोना धोना और तेज होने लगा। मैं शिल्पा के कमरे से बाहर आया और बाहर से कुंडी लगा दी और फिर अपने कमरे में आकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था ताकि शिल्पा और ऋचा का शोर बंद हो जाए। लेकिन वो दोनों बहनें इतनी जोर से दरवाजा पीट रही थीं कि लग रहा था कि वो दरवाजा ही तोड़ देंगी। कई घंटों तक ये सब चलता रहा। लेकिन फिर सुबह होने से कुछ देर पहले दोनों कमरों में सन्नाटा छा गया था। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उठा और ऋचा के कमरे की ओर चल दिया। मैं उसे माफी मांगकर शिल्पा के पास ले जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो जैसे मेरे कदम ही जम गए थे, क्योंकि वहां तो एक लड़का बैठा था। मैं आगे बढ़ा तो वो मुझे देखकर चौंक गया और फिर से रोने लगा था। मैंने उसे डांटा और कहा, मेरे सामने बासु मत बहाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे बताओ तुम कौन हो? ऋचा कहाँ है? वो लड़का रोते हुए बोला, अगर मैं आपको सच्चाई बता दूंगा तो तुम मुझे बेच तो नहीं दोगे? मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। मैंने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें क्यों बेचने लगा? वो लड़का मेरी बात से संतुष्ट हो गया और सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर बड़ी उदासी थी। वो बोला, जब मैं पैदा हुआ तो हमारे घर में ऐसे शोक मनाया गया था जैसे कि मैं पैदा ही नहीं बल्कि मर गया हूँ। मैंने अपनी चारों ओर अजीब माहौल देखा था। मेरे पिताजी मेरी माँ को एक बड़े डंडे से मार मार कर जख्मी कर देते थे और मेरी ओर इशारा करके कहते थे कि मुझे ये मंजूर होता कि तू बांझ होती, लेकिन ये तुमने क्या गजब कर दिया। पापा की चीखें सुनकर मैं आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाता तो शिल्पा कहती, पापा की बातों पर ध्यान मत दो, तू तो बहुत प्यारा है। मैं कहता, लेकिन अगर मैं प्यारा होता तो क्या मेरी वजह से मेरी माँ को मार पड़ती? मैं शिल्पा से पैसे मांगता तो मुझे 2 रुपए का सिक्का पकड़ा देती। मैं भागकर दुकान जाता और माँ के लिए अपनी पसंद की टॉफी ले आता और वो टॉफी माँ के मुंह में डालकर कहता, माँ गोली खा लो, आराम मिल जाएगा। माँ मुझे गले लगा लेती और फूट फूट कर रोने लगती। मैं छोटा सा था, मेरी उम्र के लड़के खेलते थे जबकि मेरा खेल में दिल नहीं लगता था और सारा सारा दिन घर में रहकर अपनी माँ की रखवाली करता था ताकि मेरे पिता फिर से मेरी माँ को मारना शुरू न कर दें। लेकिन मेरे रोकने के बावजूद हर दूसरे तीसरे दिन माँ नीली हो जाती थी। मैं अपने छोटे छोटे हाथों से माँ का बदन दबाता था कि थोड़ा आराम मिल जाए, लेकिन वो अपना दर्द भूलकर मेरे छोटे से हाथों को अपने होठों पर लगाकर चूमती जाती और रोती रहती। मेरी माँ कहा करती थी कि मुझे मार से तकलीफ नहीं होती, मुझे तुम्हारी इन हरकतों से बड़ी तकलीफ होती है। मेरा कलेजा छलनी छलनी हो जाता है। जब माँ को फंड के पैसे मिले तो बाजार जाकर मेरे लिए एक साइकिल और एक गेंद और बल्ला लेकर आ गई थी। अम्मा कहती थी कि तुम बाहर जाकर तो खेलते नहीं हो, घर पर ही तुम्हारी खुशियों का इंतजाम कर देती हूँ। साइकिल देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं माँ के हाथों को चूमता जा रहा था और पूरे दिन तेज धूप में साइकिल चलाता जा रहा था। माँ मुझे देखकर हंस पड़ी और बोली, आज पहला दिन है इसलिए धूप में खेल ले, कल से धूप में खेलने को नहीं दूंगी। बीच बीच में मैं साइकिल से उतर जाता था और उसे गंदा होने से बचाने के लिए गीले कपड़े से पोंछ भी लेता था कि मेरी नई साइकिल कहीं पुरानी ना हो जाए। शाम को जब पिताजी घर आए तो मैं साइकिल पर बैठा था। पिताजी बोले, इसे साइकिल किसने दिलाई? फिर मेरे चेहरे पर 2 थप्पड़ मारकर मुझे साइकिल से उतार दिया और कुल्हाड़ी के वार कर करके उस साइकिल को तोड़कर फेंक दिया था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। रात को माँ मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, चंदा आज मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। अब तुम 5 साल के हो गए हो, एक समझदार बच्चे बन गए हो, अब तो माँ तुमसे हर बात कर सकती है ना? मैंने सहमति में सिर हिला दिया था। माँ बोली, चंदा तुम्हारी दीदी का नाम क्या है? मैं बोला, शिल्पा। और तुम्हारा नाम क्या है? मैं चुप हो गया, कानों में साए साए होने लगा। मैं बोला, माँ पिताजी मुझे तीसरी जाति का कहते हैं और तू चंदा कहती है, इन दोनों में मेरा नाम क्या है? माँ हमेशा की तरह रोने को तैयार रहती थी। आज आंखों से पानी बरसने लगा था। माँ बोली, तुम्हारा कोई नाम ही नहीं है मेरी जान। तुम्हारे जन्म को 5 साल हो गए पर अब तक यही फैसला न कर पाई कि तुम्हारा नाम क्या रखूं, लड़कियों वाला रखूं ना लड़कियों वाला नाम रखूं या लड़कों वाला? मैं माथे पर बल डालकर बोला, क्यों माँ, लड़कियों वाला नाम क्यों रखना है मेरा? मैं तो लड़का हूं ना। तब मेरी माँ ने नाम में सिर हिला दिया तो मैं चौंक गया। माँ बोली, तू ना लड़का है और ना ही लड़की है, तू तो एक किन्नर है, तीसरी जाति का है।
मैं 5 साल का बच्चा इन बातों को समझ नहीं पाया था। माँ ने कहा, लेकिन मैं तुझे लड़का नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तू बाहर निकलेगा तो 100 तरह की बातें बनाएंगे। मैं तुम्हारा नाम ऋचा रखती हूँ। तुम हर वक्त कंधों पर दुपट्टा लेकर रखोगे और घर की चारदीवारी के भीतर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। मैं अपनी माँ से रूठ गया और बोला, मुझे नहीं लेना दुपट्टा, मैं तो लड़का हूँ। माँ बोली, मेरे पास समय नहीं है बेटा, नहीं तो मैं तेरे सिर पर घने पेड़ की छांव कर देती। तेरे हिस्से का हर दर्द में खुद पर झेल लेती। लेकिन अब मुझे कहीं जाना है। मैं रोते हुए अपनी माँ के गले लग गया और जिद करने लगा कि मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। हम दोनों रोते रहे। फिर जब मुझे नींद आ गई तो माँ मुझे शिल्पा के पास लेटाकर चली गई थी। सुबह मेरी आँख चीख पुकार से खुली थी। शिल्पा सिसक सिसक कर रो रही थी। मैं भागकर बाहर निकला तो माँ सो रही थी। शिल्पा मुझसे लिपट कर रोने लगी और बोली, माँ चली गई हैं। मैंने शिल्पा के सिर पर चमाट मारी और बोला, धीरे बोलो, माँ सो रही हैं, उठ जाएंगी। फिर शिल्पा मुझे कमरे में ले गई और मेरे कंधों पर दुपट्टा डालकर बोली, आज से तू ऋचा है, माँ की बातें याद है ना। मैंने सिर हिलाया। मैं 2 रुपए लेकर दुकान पर गया और मम्मी के लिए टॉफी लेकर आ गया। मैं उस टॉफी को अपनी जेब में लेकर घूमता रहा, लेकिन माँ उठ नहीं रही थी। आस पड़ोस की और सारी औरतें भी आ गई थीं। फिर माँ को एक सफेद साड़ी पहना दी गई और चारपाई पर डालकर ले गए। मैं पीछे भागा और बोला कि माँ, मेरी माँ को कहाँ लेकर जा रहे हो। मैंने तो उनके लिए टॉफी लेकर रखी है। मैं बहुत छोटा था ना, इसलिए किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं उन लोगों के पैर पकड़ पकड़ कर बोलता रहा कि माँ को नीचे उतार दो, सुबह से कुछ नहीं खाया है, उन्हें भूख लगी होगी। टॉफी मेरे जेब में रह गई, लेकिन माँ वापस नहीं लौटी। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। फिर एक दिन पिताजी भी चले गए तो हम चाची के घर आ गए। चाची भी पिताजी की तरह क्रूर थी, बहुत मारती थी। मुझे वो अक्सर कहती थी कि मैं तुझे बेच दूंगी, गुरु ले जाएगा तुझे। तब शिल्पा मेरा सहारा बनती थी। चाची का तुम्हारी उम्र का बेटा था। वो मुझसे कहता था कि तुम किन्नर हो, नाच कर दिखाओ। फिर वो और चाची बड़ा हंसते थे। मैं डर जाता तो शिल्पा मुझे बचाती थी। फिर शिल्पा की आपके साथ शादी हुई और आपकी तरफ देखकर भी मुझे डर लगता था कि कहीं आप मुझे गुरु के पास ना भेज दो। शिल्पा कहती है कि आप अच्छे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन डर मेरे अंदर बैठ गया है। अब आपको सब कुछ मालूम हो गया है तो मुझे बता दीजिए कि आप मुझे कमरे में अकेले बंद तो नहीं करेंगे ना। मेरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। मैं जल्दी से उठकर बाहर की तरफ भागा और शिल्पा के कमरे का दरवाजा खोल दिया। मैं उसके कदमों में बैठकर माफी मांगने लगा था। वो भी रो रही थी। फिर बोली, माफी किस बात की, आपने तो हम बेसहारों को सहारा दिया है। फिर मैं और शिल्पा ऋचा को मनोचिकित्सक डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे। उसके दिमाग से बचपन की यादें निकालना बहुत मुश्किल था। मैंने उसकी पढ़ाई भी शुरू करवा दी थी। शिल्पा और मैं एक खुशहाल जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। ऋचा भी अपने जिंदगी में लौट रही है। मैंने उसका भविष्य उज्जवल बनाने का स्वयं से वादा किया है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं एक और अच्छी कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।